नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इस डिबेट में। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रत्याशी श्री विजयपाल सिंह रावत जी, जो कि अपने एनएसयूएस से डिग्री कॉलेज से पहले अध्यक्ष रह चुके हैं और अब वह इस नगर पालिका से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे साथ अभी बड़े भाई विजयपाल सिंह रावत जी हैं, तो हम विजयपाल रावत जी से कुछ बातें करेंगे। क्या उनके तथ्य हैं, क्या उनकी चुनाव रणनीति है, क्या वो कुछ सोचते हैं इस चुनाव के बारे में। तो सबसे पहले हमारा विजयपाल भाई से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। स्वागत और धन्यवाद मैं आपका करता हूं और रवाई के सारे नौजवानों से, मेरे शहर के नौजवानों से और मेरे संपूर्ण इस रवाई घाटी की, और जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं उन सभी माताओं की और उन बुजुर्गों का और उन सारी जनता जनार्दन का जो आज दर्शक के रूप में आवाज़ को सुन रहे हैं। आज का पैगाम मैं चाहता हूं कि सबसे प्रभावशाली अब तक की सारी कंपेनिंग का प्रोग्राम रहे। तो मैं आप लोगों का आज इस डिबेट में स्वागत करता हूं। रावत जी, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ है कि अगर जनता आपको क्यों चुने, कम शब्दों में। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और 8 के 8 बेहद सम्मानित व्यक्ति है मेरे लिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी नेता, वो ठीक है पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ा, आज वो डबल इंजन की सरकार में चले गए, वो एक विषय है, वो एक प्रश्न चिन्ह है उन पे, लेकिन वे एक मंझेवे नेता हैं और मेरे से अनुभवी नेता हैं, ये स्वीकारने में मुझे कोई परहेज नहीं। विनोद डोभाल जी हैं, हमारी रवाई के जाने माने व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, निसंदेह गरीबों की मदद भी करते हैं। वो चीज़ अलग है कि उनको उस गरीबी की मदद का शायद पॉलिटिकल माइलेज मिलता है। उनके भाई विधायक बने हैं, उन्होंने उनके साथ काम किया है, उनका चुनाव लड़वाया है, तो वो प्रबंधन भी राजनीति का जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि राजनीति में नए हैं। दूसरे अजय रावत हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, बड़कोट गांव से आते हैं, जो एक प्रभावशाली गांव है जहां का आज तक चेयरमैन रहा। उनके पास भी एक बिरादरी का समीकरण, एक अपना जीवन है, अच्छी छवि है, आंदोलनकारी है, पेयजल का आंदोलन को चलाया उन्होंने, वो एक प्रभावशाली कैंडिडेट है। सुनील थपलियाल जी हैं, मुझसे पहले के छात्र संघ अध्यक्ष इसी महाविद्यालय के, पहले भी क्या कहूँ कि प्रथम छात्र संघ अध्यक्ष जब इस कॉलेज के अंदर चुनाव की प्रणाली स्टार्ट हुई। एक पत्रकार है, उनका एक समाज सेवा का दायरा है, पिछला चुनाव हारे, वो भी एक प्रभावशाली कैंडिडेट है। शोभन सिंह राणा जी हैं, चक्कर गांव से, पूर्व सैनिक हैं, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और सक्षम लोग हैं, मतलब जो अपनी जुबान के लिए जाने जाते हैं, वो भी एक मजबूत कैंडिडेट है। पूर्ण सिंह रावत जी हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जहां सबसे ज्यादा कन्विंसिंग करने वो गए होंगे। अगर इस राज्य में आज तक पैर छूने वाले भी, सिर्फ पैर छूने वाले की योग्यता रखने वाला आदमी भी अगर नेता बना है तो पूर्ण सिंह रावत जी भी एक मजबूत कैंडिडेट है। अगर वो पैटर्न चला राजनीति का, मैंने कहा ना मैं पैटर्न तोड़ने आया हूँ, मैं पैसे का पैटर्न तोड़ने आया हूँ, मैं इन सब पैटर्न तोड़ने आया हूँ, तो वो भी पैटर्न है कि पैर छू, उसमें उनका कोई मुकाबला नहीं, सबसे सज्जन व्यक्ति, वो भी एक मजबूत कैंडिडेट। तो देखिए, राजा राम जगुड़ी जी हैं, व्यापार मंडल के 2 बार अध्यक्ष, उनकी अपना एक, भाई इतने बुजुर्ग आदमी हैं, उसके बाद भी आज भी अपने से छोटों के पैर छूते हैं, लोगों की मदद करते हैं, वो एक मजबूत आदमी। ये सब मजबूत आदमी है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपने मुझसे सवाल पूछा कि बड़कोट की जनता विजयपाल रावत को चेयरमैन क्यों चुने, तो मैं आज अपनी बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं उनका मजबूत का पक्ष पर जानता हूं कि नहीं जानता हूं। कई बार ऐसा होता है ना कि राजनीति में सिर्फ आदमी अपना मजबूत पक्ष देखता है, दूसरे का नहीं देख पाता, वो लोग धोखा खा जाते हैं। मैं धोखा खाने के लिए नहीं आया हूँ। तो मेरा मानना है कि मैं इसलिए चुना जाए मुझे, मैंने जैसे बताया, ये सारी पृष्ठभूमि के अलग अलग लोग। अगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष का चुनाव होता है तो राजा राम जगुड़ी जी से बेहतर नेता हमारे पास नहीं। अगर होटल एसोसिएशन का अध्यक्ष का चुनाव होता तो शोभन सिंह राणा जी से अध्यक्ष हमारे पास कोई नहीं। अगर पत्रकार संघ का चुनाव होता है तो हमेशा थपलियाल जी अध्यक्ष बनते हैं। अभी डंप यूनियन का चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले, कुतरू भाई वहां अध्यक्ष बने थे। कारोबारी आदमी है, होंगे यार, वो नहीं होंगे तो क्या हम होंगे, या अतुल जी होंगे या कोई और होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये अपनी अपनी विधाओं के अध्यक्ष है, लेकिन ये चुनाव डंपरों का यूनियन का चुनाव नहीं है, व्यापार मंडल के अध्यक्ष का चुनाव नहीं है, टैक्सी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव नहीं है, पत्रकार संघ के अध्यक्ष का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है।
यहाँ पे अगर एक पढ़े लिखे संपन्न व्यक्ति को वोट डालने की अधिकार है और जितनी ताकत है उतनी एक गरीब आदमी को भी है, उसका वोट भी उतना ही असर करता है जितना धन्ना सेठ विधायक और सांसद का करता है। तो ये जनता का चुनाव है, जनता मांगती है नेता, उनको नेता चाहिए। और नेता वो होता है जो किसी राजनीतिक दल में होता है और उस राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता के सामने उसका टिकट लाता है और अपने पार्टी के सिंबल और आइडियोलॉजी पे चुनाव लड़ता है। कि मैं कांग्रेस विचारधारा का हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का, बहुजन समाजवादी पार्टी का या समाजवादी पार्टी का। अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी तो है नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे लड़ी है दो राष्ट्रीय पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस। अब यहाँ पे मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, अकेला हूँ, और बाकी सब भाजपा से टूटे हुए लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि जनता नेता चुने और नेता उसको बनना चाहिए जिसका राजनीतिक संघर्ष होता है। अतुल रावत जी का राजनीतिक संघर्ष मैंने कहा अनुभवी आदमी थे, उनको जनता ने एक बार चेयरमैन बनाया है और उसके बाद एक नेता को तैयार होने में कम से कम 20 या 25 वर्ष लगते हैं, जिसने 20-25 वर्ष अपने राजनीति में खपाए हों। अगर जनता उसको वोट डालती है, उस पर जुआ खेलती है, वो कभी धोखा नहीं खाई, कभी घाटे में रहेगी। तो जनता को इसलिए मुझे चुनाव जीतना चाहिए। भाई जनता में आप जब चुनाव जीतोगे तो नगर पालिका अध्यक्ष बनोगे। नगर पालिका अध्यक्ष का काम क्या है? नगर पालिका अध्यक्ष का काम है नगर पालिका को सही ढंग से संचालित करना बिना किसी भेदभाव के। कल के दिन ये ना हो कि भाई इस आदमी ने मुझे वोट नहीं डाला, ये तो फलाने भाई का सपोर्टर था, ये कुतरू भाई का सपोर्टर था, ये उसका सपोर्टर था, तो मैं उनके साथ भेदभाव करूं। नहीं, मेरा काम है नगर पालिका अध्यक्ष का काम। जैसे मैं तब शहर का रक्षक बन के काम करूंगा और मैं चाहता हूं कि ये वही कर सकता है जिसका राजनीति में लंबा अनुभव रहा हो। एक व्यवसायी भी लोगों की मदद करता है तो उसका एक दायरा होता है, उस दायरे से बाहर वो नहीं जा पाता, लेकिन एक नेता का बहुत बड़ा दायरा होता है समाज सेवा का। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप मेरे पे वोट डालोगे तो मुझे लगता है कि मैं 5 वर्ष तो क्या, जब तक जीवन है, जब तक जीवन में राजनीति है, किसी भी व्यक्ति को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैंने कॉलेज के चुनाव में भी अपने साथियों को कहा था, जब हुजूम उमड़ा था तो मुझे लगा मैं छात्र संघ अध्यक्ष बन के लोगों के लिए क्या करूंगा, तो एक वादा किया था कि राजनीति ही करूंगा और तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। और आज ये सच है, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं। जो मुझे वोट नहीं डाल रहा है वो जरूर ये सहमति जता रहा है कि यार नेता तो विजय पाल रावत था पर मेरी मजबूरी हो गई, लेकिन जो मुझे वोट डाल रहा है वो मुझे मानता भी है और मैं लोगों के दिल में जगह बना चुका हूं। मैं अपना राजनीतिक कौशल जनता को दिखा दिया है। मैं चाहता हूं इसलिए जनता मुझे चुने। आज ये जो हल्ला है पूरे बाजार में, ये जो भीड़ें हैं लाई जा रही, जिनके लिए रुपया, शराब, मुर्गा, कोई बात छिपी भी नहीं है, सीधी सी बात है, दिख जा रहा है। आपके जुलूसों में कितने अड्डे, कितने पवे लगा के लोग नाच रहे हैं वो दिख जाता है। कितने उसमें वोटर हैं, कितने उसमें बुलाए गए बाहर के लोग हैं वो दिख जाता है। क्यों किया जाता है? क्यों इतने पोस्टर लोगों की दीवारों पे चिपका दिए जाते हैं, सरकारी जगहों पे भी चिपका दिए जाते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने चिपकाया है, कार्यकर्ताओं का मन होता है चिपका देते हैं। क्यों इतने फ्लैक्स लगते हैं? 9 वर्ष की बधाई के, फलाने की बधाई के, अचानक क्या हो जाता है? इसलिए करता है आदमी क्योंकि इन माध्यमों से वह अपनी छवि बनाता है, और जब छवि इन्हीं माध्यमों से बननी है तो आज नया युग है। आप लोग, हम लोग बात कर रहे हैं, तुरंत हमें लोग देख रहे हैं, तो छवि बनाने के तो माध्यम है, बातचीत करके ही लोगों के सामने अपनी छवि बनाई जा सकती है। तो जनता को इसलिए चुनना चाहिए कि उनके सामने में एक मैच्योर पॉलिटिकल पर्सन बन के चुनाव लड़ रहा हूँ और यहाँ की समस्याओं को बहुत बेहतरी से जानता हूँ, यहाँ पला बड़ा हूँ। रावत जी, मतलब नगर पालिका बड़कोट में सबसे बड़ा आप मतलब क्या इशू देखते हैं? नगर पालिका का सबसे बड़ा इशू जो मैं देखता हूँ, अगर उसको मैं एक लाइन में सिमटाना चाहूँ बगैर किसी योजना का नाम लिए, तो नगर पालिका को ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनाने की भी जरूरत है। अभी हमारी जो नगर पालिका है ये ग्राम सभा के स्टाइल में चल रही है। ग्राम सभा को कानून भी कुछ ग्राम सभा के जैसा चल रहा है ना कहीं मतलब जो संसाधन, जो भारत सरकार का जो बजट यहाँ पे आता है उसको लाने में और उसके पहुँचने में जो गैप है, राज्य सरकार में जो बजट है, जो कैपेसिटी होनी चाहिए थी वो जो नहीं है। राजस्व इतने खूबसूरत शहर को जो हिमालय में बसा है, धाम का पहला पड़ाव है, जो उसका रेवेन्यू होना था उससे तो हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों की तनख्वाहें निकल जानी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसा राजस्व होगा यहाँ। और राजस्व का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने शहर में रहने वाले लोगों की
कंधों पर आर्थिक बोझ डालें। राजस्व ये होता है कि जो पर्यटक यहाँ आ रहा है, जिसके लिए हम यहाँ पे कुछ सुख सुविधाएं देंगे अब, तो उसके राजस्व जो पैदा होता है उसका जो वितरण है वो थोड़ा सेंट्रलाइज हो गया है, वो सारे शहरों तक नहीं पहुंच पाता। लोगों को ये जो लगता है कि यार, कई बार उल्टा नारा दिया जाता है ना कि भाई सीट बाहर लानी है। कई बार बोलते हैं लोग, कहाँ से लानी है बाहर, कहाँ है सीट बाहर, पाकिस्तान में है। भाई बड़कोट गांव के लोग 40 वर्षों से जीत रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड हैं अपने गांव को लेकर के। एकता का वो दे रहे हैं। अब यूनाइटेड है तो भाई जब वो जिता रहे हैं अपने गांव के आदमी को, तो जब बजट आता है गांव में तो मिलेगा भी उन्हीं को, गांव वालों को ज्यादा मिलेगा। देखो मिलता तो सारे बाजार का नहीं, बाजार में क्या सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, मिलता है उनको। लेकिन वो जो भागीदारी है रोजगार में, जैसे काम करते हुए दिखाई देता है गांव के लड़के, भाई ठेकेदार कौन है, वार्ड नंबर 7 में भी तो भाई गांव के लोग हैं। तो वो जो थोड़ा सा उस बात का जो पॉलिटिकल माइलेज जो लोग लेना चाहते हैं, जो ये नारा देते हैं गांव और बाजार का, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मैं रहता बाजार में हूँ और पला बड़ा उस गांव के अंदर हूँ, वहाँ का नमक खाया है, वो हमारा गांव है, हमें प्यार भी वहाँ मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, वो शिकायत जायज़ है कि भाई जिस तरीके से गांव के व्यक्ति को रोजगार मिलता है, चाहे वो नगर पालिका का कोई कार्य हो, नगर पालिका की कोई योजना हो, नगर पालिका के भीतर कोई रोजगार हो, नौकरी हो, संविदा का पद हो, जो भी कुछ वहाँ पे वितरण है, 6 गाड़ियाँ हैं तो भाई 4 ड्राइवर, मतलब ऐसा हो कि ना गांव का देखा जाए ना बाजार का देखा जाए। मैं तो मानता हूँ जो गरीब आदमी है उसको देखा जाए, रोजगार जो 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 काम इतना है। कोई गरीब लड़का भाई बाजार में जो भी है, जो बाजार में रहता है, जो जिसका मोहल्ला है और गरीब है, बेरोजगार है, तो उसको अगर रोजगार मिलने की संभावना होनी चाहिए किसी भी तरीके से, तो मिलनी चाहिए। रावत जी, जैसे हमने देखा, मतलब देख रहे हैं कि जैसे बीजेपी के प्रत्याशी ने मतलब यहाँ पर बड़कोट में डर लगा, वो कुछ भी मतलब समझे अब डर गए हैं या फिर अपने प्रचार के लिए मतलब मुख्यमंत्री जी को बुलाया। उसी तरीके से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं कुतरू भाई विनोद डोभाल जी, उनके मतलब रैली में काफ़ी तादाद में भीड़ आ रहे हैं। आपके मतलब न शोर, न शराबा, न हल्ला, न गला, और सबसे बड़ी बात आपके, हमने जब पोस्टर देखे तो पोस्टर में आप एक खुद आपका फोटो और ऊपर एक गांधी जी और नेहरू जी और अंबेडकर जी की फोटो। मतलब जो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, मतलब गांधी की पार्टी है, नेहरू मतलब जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मतलब किसी के, जैसे करण मेहरा जी, हरीश राव जी, उत्तराखंड के किसी के, मतलब आपने नेता की फोटो लाई, मतलब कारण क्या है इसके पीछे आप, या फिर आपके जो प्रचारक हैं, मतलब स्टार प्रचारक, कांग्रेस के इतने बड़े बड़े प्रचारक, वो आपके साथ क्यों नहीं आ रहे, मतलब या आप लाना नहीं चाहते या फिर आप बुला नहीं रहे? मैंने कहा ना कि मैं बड़कोट की जमीन से पैदा हुआ नेता हूँ, मेरी आइडेंटिटी बड़कोट है। मैं कहीं से ट्रेनिंग लेके नहीं आया। मेरे घर में ना कोई विधायक है, ना सांसद हैं, ना कोई कांग्रेस पार्टी का मेंबर है, ना बीजेपी का मेंबर है। मैं गैर राजनीतिक परिवार का पैदा हुआ नेता हूँ। तो मुझे इस समाज ने नेता बनाया है, मेरे परिवार ने नेता नहीं बनाया। मेरे पिताजी की टेलरिंग की दुकान थी, वो चाहते थे कि मेरा बेटा या तो मेरी दुकान संभाले या पढ़ाई लिखाई करके कोई नौकरी लगे। मेरी माँ भी यही चाहती थी, मेरी बीवी भी ये चाहती थी। लेकिन इस शहर की आबो हवा ने मुझे बिगाड़ा भी और फिर मुझे सुधारा भी, और उस सुधार में मुझे यहाँ पर राजनीति करने का अवसर मिला और लोगों ने मुझे एक कॉलेज का नेता बनाया। अब उस राजनीति की आड़ पे, उस राजनीति के पद चिन्हों पे चलते चलते मैंने एक राष्ट्रीय पार्टी को ज्वाइन किया, कांग्रेस को। उसके सुख को भी देखा, दुख को भी देख रहा हूँ, और पार्टी का झंडा लेके खड़ा हूँ। अकेला खड़ा हूँ पर खड़ा हूँ, और कोई मेरे साथ खड़ा हो ना हो, लेकिन मेरे साथ पब्लिक खड़ी है कि मैं दल बदल नहीं कर रहा हूँ आज इन परिस्थितियों में भी, और मैंने अपनी पार्टी को जिंदा रखा है और इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। तो लोगों को अच्छा लग रहा है, लोगों को मुझे प्यार मिल रहा है। लोग देखिए बीजेपी कांग्रेस के नहीं होते, लोग ईमानदारी के सपोर्टर होते हैं, सच्चाई के सपोर्टर होते हैं। अभी इस पृथ्वी पर सच्चाई और प्यार अभी इतना खत्म नहीं हुआ। तो जो आपने सवाल किया कि आपके पोस्टर में ऐसा क्यों है कि आपने सारे नेताओं को हटा दिया है, देखिए आज जो हमारा संगठन है, उस संगठन में जो तवज्जो है वो कार्यकर्ता की होनी चाहिए, आप नेताओं की नहीं देखते। नेताओं की नहीं। मैं भी एक नौजवान था, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था हरीश रावत जी के साथ फोटो खिंचाते, किसी सांसद जी के साथ फोटो खिंचाते हुए, किसी और नेता के साथ फोटो अच्छा लगता था। सेल्फी डालता था, सेल्फी तो नहीं थी उस जमाने पर, लगता था एक फोटो होनी चाहिए।
हम जब भी किसी बड़े आदमी से मिलते हैं तो हमारी पहली भूख ये होती है कि हमें फोटो खींचनी है। और जो डेवलप कंट्रियां हैं, वहां के लोग जो होते हैं फोटो नहीं खींचते, वो अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। कोई बिजनेसमैन मिलता है तो बिजनेस की बातें शेयर करता है, कोई राजनीतिक व्यक्ति मिलता है तो राजनीतिक बातें करता है। ज्ञान और परिचर्चा की तरफ जाते हैं विदेश में जो प्रगतिशील देश। हम लोग क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं। तो मैं ये फोटो खिंचाने के कल्चर को खत्म करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि सैद्धांतिक रूप से इस पार्टी के मूल में जो लोग हैं वो गांधी जी हैं, जिसके दर्शन ने देश को आज़ाद कराया। बाबा साहब अम्बेडकर है, जिन्होंने इस देश के संविधान की व्यवस्था दी। और नेहरू जी हैं, जो तब युवा राजनीति का चेहरा थे और देश के सबसे प्रथम और यशस्वी प्रधानमंत्री बने। तो मुझे लगता है कि ये मेरी कांग्रेस पार्टी के मूल सिद्धांतों वाले चेहरे हैं, जिनका लगना बहुत जरूरी है फ्लैक्स में, या कार्यकर्ताओं का लगना चाहिए या नेता का लगना चाहिए। तो इसलिए मैंने उनके फोटो लगाए। तीसरी बात आपने बोली कि आपने कोई स्टार प्रचारक नहीं बुलाया, मुख्यमंत्री जी आ गए आज। मतलब चुनाव, इसका मतलब बड़कोट का उत्तराखंड की सबसे बड़ी हॉट सीट है। और विनोद डोभाल जी ने भी, मैंने कहा था कि कल जनसभाओं में कह रहा था कि देखो कल 21 तारीख है, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। कल चिन्याली सौर से नैनबाग तक के लोग इकट्ठे किए जाएंगे, उनको शराबें पिलाई जाएंगी, उनको मुर्गे खिलाए जाएंगे, ढोल हजारों सैकड़ों आएंगे, इतने ही बजाए जाएंगे तुम्हारे कान फाड़ दिए जाएंगे। फिर वो राक्षसों की तरह नाचेंगे। राक्षस आएंगे सारे इलाकों के, जो उस गांव में ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, सब उठा के लाए जाएंगे यहाँ पे। पिकल बाजार में नाचना है। अब जब वो नाच रहे हैं तब बोलेंगे फलाना भाई आ गया, फलाना भाई छा गया, फलाना भाई जिंदाबाद, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने कहा जनता इनसे डरे ना, ये कल करेंगे, ये पैसे से हो जाता है। ये चाहता तो मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने अलग तरीका निकाला है कि कल ये जो नाच रहे हैं आज इन भीड़ों में, जिनकी आवाजें पीछे आपको सुनाई दे रही हैं आज, ये कल पंचायतों में मार्च में गांव के गरीब बच्चों को ललकारेंगे, जो प्रधान बनना चाहते हैं मेरी तरफ, क्षेत्र पंचायत बनना चाहते, जिला बनना पंचायत चाहते, और उनको बोलेंगे देखो हमारे पास है रुपया, तुम गरीब के बच्चे कैसे लड़ोगे। तो अगर आज विजयपाल रावत बड़कोट का चुनाव हारता है संसाधनों के आगे, तो इस इलाके का हर एक गरीब बच्चा हारेगा, वो भविष्य का प्रधान हारेगा, भविष्य का क्षेत्र पंचायत हारेगा और भविष्य का जिला पंचायत हारेगा। इसलिए मेरा नहीं, ये सारे उन गरीब लोगों का चुनाव है जो नेता बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। तो रावत जी, 20 साल पहले के विजयपाल में और आज के विजयपाल में क्या अंतर है? 20 साल पहले का विजयपाल इस महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के काबिल था, और 20 साल बाद का विजयपाल आज बड़कोट की नगर पालिका अध्यक्ष बनने के काबिल बना है। मैं ये मानता हूँ कि इन 20 सालों के सफर में छात्र संघ से लेकर कर यहाँ तक के संघर्ष ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने जनता की समस्याओं को समझने में अपना समय बिताया है। मैंने जनता के जो स्रोत हैं, जहाँ से जनता को विकास कार्य मिल सकते हैं, उन सारे रास्तों को देखा है। मैं अगर नगर पालिका अध्यक्ष बड़कोट बनता हूँ तो मुझे लगता है कि जो एक वकील बनने की लड़ाई है, एक विकास की गंगा की बयार बहाने की बारी है। विकास कार्यों के लिए राज्य सरकारों से और केंद्र सरकारों से और वहाँ के सेक्रेटरियों से सचिवालयों में और केंद्र के सचिवालयों में जाकर के जो बजट लाने की एक क्षमता होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, वो मुझे आता है। और इसमें मुझे मेरे साथ लगता है कि पूरे शहर की जनता को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। विकास कार्य सिर्फ सरकार के होने से नहीं संचालित होते, उसके लिए काबिल होना पड़ता है। और राजनीति ने बड़कोट की माटी ने, बड़कोट के संघर्ष ने मुझे इस काबिल बनाया है। मैं अपनी काबिलियत के दम पे आज चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। तो जो आपने कहा कि 20 साल बाद के विजयपाल में क्या फ़र्क दिखता है, तो जो जिस तरीके से विजयपाल आज लड़ रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, अल्प संसाधनों में जिस तरीके से लोग हमारी बात को समझ पा रहे हैं, तो ये सोच और समझ विजयपाल रावत ने 20 वर्षों के संघर्ष में कमाई है। रावत जी, हम देख रहे हैं कि बड़कोट में आजकल नशे का कारोबार बहुत तेजी से फैल रहा है, और इसकी रोकथाम के लिए, अगर आप जीत के आते हो तो इसकी रोकथाम के लिए आपके पास क्या प्लान है? सबसे पहले तो देखिए, नशे के बारे में आप ये समझ लीजिए कि नशे का कारोबार जो फल फूल रहा है वो कैसे फल फूल रहा है। अगर हमारे पास पुलिस है, STF है, LIU है, IB है, रॉ है, तमाम तरह की एजेंसियां हैं, ग्राम सभाओं के स्तर पर जो ग्राम प्रहरी हैं, वो पुलिस अपने अपने थानों के पुलिस थानों से संपर्क में है।
गांव में कोई भी अनजान व्यक्ति आता है तो उसकी गतिविधि पुलिस तक पहुंच जाती है। उसके बाद भी अगर नशे का कारोबार है तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं राजनीति में कुछ गड़बड़ चल रहा है। असल में खेल ये है कि जिन लोगों को चुन के भेजा जा रहा है वही चुनाव में शराब परोसने वाले हैं, और उस समय शराब एक आध बोतलों के हिसाब से नहीं, ट्रकों के हिसाब से परोसी जाती है। अब ट्रकों के हिसाब से अगर शराब को परोसना है तो वो काम कोई आम आदमी, कोई किसान, कोई पढ़ाई लिखाई करने वाला नौजवान, कोई व्यवसाय करने वाला नौजवान वो नहीं कर सकता, वो एक शराब माफिया ही कर सकता है। तो जिस समय उन्हें शराब माफियाओं की मदद की जरूरत पड़ती है, और जब चुनाव में शराब माफिया इनकी मददें करता है तो फिर इनको शराब माफियाओं को संरक्षण भी देना पड़ता है। इसलिए इस चुनाव के बीच में मैंने पहले भी कहा और अभी भी मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से बरकोट और रवाई जनता के सारे दर्शकों को कि 25 तारीख को अगर विजयपाल रावत को आपने चेयरमैन बनाया बरकोट नगर पालिका का, तो 26 तारीख की सुबह मैं बरकोट की शराब की दुकान बंद कर दूंगा, ये मेरी घोषणा है। और उसके बाद राना चट्टी की उस शराब की दुकान को भी बंद करूंगा जिसके खिलाफ हमारी माताओं बहनों ने संघर्ष किया था कि इसको बंद कराओ। मैं उसे भी बंद कराऊंगा नेता की हैसियत से। इस शहर से जो शराब यमुनोत्री धाम में सप्लाई करते हैं उन सारे माफियाओं के ट्रक पकड़ा करके उनको भी शराब के जेल भिजवाने का काम करूंगा, और इस शराब की दुकान को यहाँ से हटाकर नीचे तिलारी के शमशान घाट में भेजूंगा जहाँ मुर्दे रहते हैं। तो ये शराब का कल्चर के लिए मैं खुली लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं अपनी माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ कि ये जो अन्य प्रत्याशी हैं इनके अंदर इतना साहस नहीं है कि ये शराब माफिया पे आज के टाइम जब चुनाव चल रहा है उन पर चोट कर दें, क्योंकि वो इन्हीं के वही माफिया इस समय इनके चुनाव प्रचार में शराब बांटने का काम कर रहे हैं। तो मैं शराब पे प्रहार करना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं पूरे शहर को सीसीटीवी सर्विलांस से कनेक्ट करना चाहता हूँ ताकि नशे की बहुत बड़ी गुंजाइश खुलेआम कम से कम ना रह सके, सबूत हो तो उस पर मुकदमा दर्ज हो सके। तब तो सुधार आएगा जब किसी चीज का डर रहेगा, किसी चीज का भय रहेगा। तीसरी चीज मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों को इंटरनेट देंगे, बच्चों को खेल कूद के सामान देंगे, मैदान भी देंगे, कबड्डी भी खिलाएंगे, खो खो भी खिलाएंगे, क्रिकेट भी खिलाएंगे, वॉलीबॉल भी खिलाएंगे, बच्चियों को भी खिलाएंगे, पुरुषों को भी खिलाएंगे, बुजुर्गों को भी खिलाएंगे, दौड़ाएंगे, खिलाएंगे, खूब करेंगे। जब हम नशे का विकल्प नौजवानों को देंगे, जिसको किताब पढ़ने से किताब देंगे, जिसे खेल खेलने से खेल का सामान देंगे, तब बच्चा खेल की तरफ जाएगा, नशे को छोड़ेगा। आज आपने सारे खेल मैदान बर्बाद कर दिए। ITI में एक ग्राउंड जहाँ पे बच्चे वॉलीबॉल खेलते थे वहाँ बिल्डिंग बना दी। हेलीपैड जहाँ पे गोपाल तिलाड़ी सही टूर्नामेंट होता था, मेरे दोस्त था गोपाल जिसकी मृत्यु हो गई थी क्रिकेट खेलते एक बार बॉल लगने से। तो पहले तिलाड़ी सही टूर्नामेंट बरकोट में होता था जिसके हम आयोजक मंडल के सचिव रहते थे, और उसके बाद गोपाल के नाम से होता था। मैं उसकी मृतात्मा के लिए शांति मांगता हूँ। आज कहाँ गई वो परंपरा है? वहां पे उस हेलीपैड में आपने सीमेंट का इतना बड़ा लेंटर डाल के हेलीपैड बना दिया। कितने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बरकोट की जनता ने किया है इस हेलीपैड से, मैं पूछना चाहता हूँ। तो मैं चेयरमैन बना तो उसे ध्वस्त करके वहीं पे हेलीपैड पे एक बड़ा खेल का मैदान बनाने की कोशिश करूंगा। तो जब हम बच्चों को नशे का विकल्प देंगे तब नशा खत्म होगा, और यही मेरा एजेंडा है, ये मैं करके दिखाऊंगा। हमारा जो अंतिम सवाल रहेगा आपसे ये रहेगा कि अगर आप जीत के आते हो, अगर आपकी सीट निकलती है, तो वह कौन से कार्य हैं जो आप सबसे पहले करना चाहोगे नगर पालिका? सबसे पहले तो नगर पालिका के बोर्ड प्रस्ताव में एजेंडा पास करके 2 नगर पालिकाओं की बस खरीदूंगा, और पहली सौगात मैं अपने विद्यार्थी छात्रों को, नौजवानों को देना चाहता हूं कि किसी भी स्कूल का, किसी भी कॉलेज का कोई भी विद्यार्थी अपना परिचय पत्र दिखाकर उसमें निःशुल्क परिवहन कर सकता है। चाहे उसमें हमारे डिग्री कॉलेज के बच्चे हों, चाहे पोंटी सोनालिटी डांडा गांव से आने वाले स्कूल के बच्चे हों, उपराड़ी चक्कर गांव से भी जो आने वाले बच्चे हों, स्टूडेंट कोई भी हो, चाहे नगर पालिका को, स्टूडेंट के लिए बस फ्री रहेगी। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि जो मैंने बार बार कहा है कि ये जो दुकानें हमारी नगर पालिका ने अवैध तरीके से बरकोट में बनाई है, उसमें जो लोग रह रहे हैं, इस चुनाव के बाद उन पे फिर डंडा पड़ने वाला। भी चुनाव चल रहा तो सरकारें बड़ी चालाक होती है, मामला कहीं राजनीतिक रूप से नुकसान न पहुंचा दे तो वो उनकी दुकानें उजाड़ने का कार्यक्रम बंद पड़ा हुआ है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही देखना आप उनकी दुकानें उजाड़ने का कार्यक्रम किया जाएगा, तो तत्काल रूप से इनकी दुकानें बनाऊंगा। जो किराएदार है आज उसको पहले दुकान दूंगा, जो मकान मालिक उसे बाद में दूंगा,
और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ 200-300 नई दुकानें बने, 2-4 मार्केट बनाने हैं मैंने बड़कोट में से, जहाँ पे नगर पालिका के मार्केट होंगे। 2-4, एक जगह नहीं बनेगी 300-400 दुकानें। कई बार लोगों को समझ में नहीं आती है कि विजय पाल बोल क्या रहा है, वो गहराई में नहीं जाते। 3-4 जगह बढ़िया मार्केट बनेंगे। और मैंने कहा है कि सबसे पहले जो अपनी उद्यमी महिलाएं हैं, जो आज किसी दुकान में काम कर रही है, कल अपनी दुकान खोलना चाहती है, चाहे मेकअप का हो, सिलाई का हो या किसी और तरह का कार्य हो, पहले उनको दुकानें। और पात्रता गरीबी होनी चाहिए भाई। महिला एक 500-1000 रुपए का फॉर्म भरे और उसको दुकान दे दी जाए गरीबी पात्रता में। ये ना हो कि उससे 50,000 1 लाख की पगड़ी मांगी जाए। जिस गरीब के पास 50,000 1 लाख पगड़ी ही देने के लिए अगर उसको देने पड़ेंगे तो सामान क्या लाएगा दुकान पे? 500,000 कहाँ जा रहा हो? आपको किराया दे रहा है ना नगर पालिका को। कोई विजय पाल रावत का भवन थोड़ी है कि मैं बिल्डिंग बनाई है, मेरा पैसा रुपया लगा है। नगर पालिका का पैसा है, उसी जनता का पैसा है। आप बना रहे हो, आप दे रहे हो, तो उपकार थोड़ी कर रहे हो। हमारा मकसद तो लाभान्वित करना है ना, नगर पालिका को लाभान्वित करना थोड़ी है। तो उनको देंगे पात्रता के आधार पर। ये 2 काम मैं चाहता हूँ सबसे पहले हो। तीसरी चीज मैं चाहता हूँ कि भाई जो कम से कम नगर पालिका का जो अपना कार्यालय है, उसके भीतर एक बड़ा वर्ग है कर्मचारियों, बड़ी तादाद है। 2 बजे कभी जाइए तो सारे जो हमारे स्वीपर भाई हैं वाल्मीकि समाज के, वो लोग कार्यालय के बाहर बरामदों में बैठे रहते हैं। क्या उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है? क्या वो हमारे कर्मचारी नहीं है? तो वहां पे जो कार्यों का प्रबंधन है सही ढंग से करना है। बुजुर्ग आराम करेंगे, आरामदायक काम करेंगे, और जितने नौजवान हैं वो नगर पालिका के चक्कर काटेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। ये व्यवस्था भी करनी जरूरी है। तो मैं ये चाहता हूं कि शहर के अंदर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, भाई सड़क है, बिजली है, पानी है, इसके अलावा जो मेरा बड़ा ध्यान है कि अगर कभी वार्ड नंबर 3-4 जहाँ स्कूटर नहीं घुस पा रहा है, वहाँ सड़कें लाने की बात तो हम नहीं करते भाई कि किसका मकान तोड़ेंगे। वहाँ ढर्रा पुराने लोगों ने इतना बिगाड़ चुका है कि आज किसी का मकान नहीं तोड़ा जा सकता। बहुत कोशिश करेंगे कि उसके आसपास जो नजदीक उसके घर से इरल डिस्टेंस पे जगह हो, वहाँ पे एक बड़ी पार्किंग दें, जैसे मैंने पहले बताया है। पार्किंग देंगे और पार्किंगों में उनके लिए वार्षिक शुल्क होगा। अगर उनका वाहन है 4 व्हीलर, उसको खड़ा होना है, या 2 व्हीलर है उसको खड़ा होना है, तो उसको एक सालाना या 5 साल का एक पास होगा न्यूनतम दरों पे, जो उसे लगे कि मैंने कोई टैक्स नहीं दिया है। और सीसीटीवी सर्विलांस की व्यवस्था होगी वहाँ पे कि उनकी गाड़ी 24 घंटे सीसीटीवी सर्विलांस में होगी, ताकि वो घर के पास घर में अपने चैन से सो सके। तो उससे राजस्व की भी आपूर्ति होगी और उसकी गाड़ी भी अगले बंदे की सुरक्षित रह पाएगी और मेंटेन भी होगी। भाई मेंटेनेंस भी उसका खर्चा आएगा। ये दोनों तरफ का फायदा होगा, नगर पालिका का भी होगा, उस व्यक्ति का भी होगा। दूसरा काम हम ये करेंगे कि भाई देखो, जहां आज आग लग रही है और अगर वार्ड नंबर 3 और 4 में आग लग गई तो पूरा शहर खाक हो जाएगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे पहुंचेगी? बाल्टियों से क्या पानी, मग्गे से पानी फेंक के बुझाओगे आग? तो मैं चाहता हूँ जो 3 गदेरे हमारे शहर में पड़ते हैं, इसके पानी को ऊपर कहीं जहाँ से साफ होता है स्टोरेज करके एक बड़े रिजर्व वाटर टैंक में डालेंगे, जिसकी जो पाइपलाइन होती है, वाटर लाइन होती है, जो फायर वाटर लाइन होती है, उसको हम पूरे मोहल्ले में बिछाने का काम करेंगे कि इमरजेंसी में उस पाइप को खींच के फायर ब्रिगेड के नौजवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के नौजवान उस आग को बुझा सके। तो शहर के जो सुरक्षा के जो चक्र हैं उसे भी देखना पड़ेगा, अपनी शहर की सीमाएं देखनी पड़ेगी, उसको सुरक्षित करना पड़ेगा। कहाँ से बाघ के आने का डर है, यहाँ वार्ड नंबर 3 और 5 और 4 के बीच में रात को वगैरह भी लगा रहता है, लोगों के घर हैं, वहाँ भी लाइट का प्रबंधन चाहिए, वो झाड़ियाँ काटनी पड़ेगी। सुरक्षा भी जरूरी है नागरिकों की, कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों पे काम किया जाएगा। उसके बाद हमने कहा ना कि रोजगार युवाओं को, शहर के सारे युवाओं को बराबर ढंग से देंगे। शिक्षा के वातावरण पे बहुत ध्यान दिया जाएगा। जितनी लाइब्रेरीज हैं नगर पालिका की तरफ से सबको इंटरनेट से लैस किया जाएगा, चाहे वो निजी हैं चाहे वो सरकारी हैं, उनके आसपास इंटरनेट की बढ़िया फैसिलिटी, क्योंकि जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं ना वहीं पे शिक्षा का एनवायरनमेंट तैयार होता है। समझ लो उस पूरे एरिया में कहीं ना कहीं, आज दिल्ली का मुखर्जी नगर है, क्या है, बच्चे कोचिंग क्लास में जाते थे वहाँ, तो आज सारे विद्यार्थी वहाँ रहते हैं। तो जहाँ पे इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके आसपास विद्यार्थी होते हैं, जहाँ पे मंदिर होते हैं उसके आसपास श्रद्धालु लोग रहते हैं। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे मतलब हम इंटरनेट का सही सुविधा लोग पाने वाले होते हैं, ये पता चल जाता है, तो वहाँ पे हम सारी चीज़ों को इंटरनेट को लेस करने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चे पढ़ाई कर सकें। जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको क्रिकेट देंगे, लेकिन ऐसे नहीं देंगे जैसे गली गली में बच्चे पकड़ते कि अंकल बल्ला दे दो, अंकल ये दे दो। नहीं भी पता है छोटे छोटे बच्चों के चुनाव चल रहा है,
लूट लो इनको, जितना माल निकल सकता है, क्योंकि सिखा रहे लोग उन्हें बड़े होकर के ऐसा। मैं चाहता हूं कि बच्चों की क्लब बने। भाई वार्ड नंबर 4 है, कितने बच्चे खेलते हैं यहाँ क्रिकेट, उनका एक क्लब बन जाए। कितनी टीमें आ रही हैं इनकी, उन टीमों के हिसाब से उनको संसाधन दिए जाएं, उनके कोच तैयार किए जाएं। भाई कुछ सर्विस सरकारी थ्री होती है, अगर हम प्रयास करेंगे, टाइम देंगे, समय देंगे, पुराने खिलाड़ियों को कहेंगे इन बच्चों को सिखाओ, मैं कुछ देता हूँ नगर पालिका की तरफ से या निजी तौर से देता हूँ, क्यों नहीं बच्चे स्किल होंगे। तो एक तो नशे की गिरफ्त से आपने पूछा कि कैसे बचाना है, एक तो उन बच्चों को बचाना है जो नशे के कारोबार यहाँ पे बांट रहे हैं, उनसे बचाना है। दूसरा, जो फंस चुके हैं नशे में, उनकी काउंसलिंग करनी है, उनकी बात को समझना है, उनको पटरी पे लाना है। और तीसरी चीज, जो बच्चे नशा नहीं कर रहे हैं, कल वो नशेड़ी ना बने, उसके लिए अभी से प्रयास करने की जरूरत है। तो ये मेरी सोच है कि मैं शहर को ये सब करूँ। अब मुझे लगता है कि अगर इतनी बहुत सारी बुनियादी चीजों पे अगर मैं सोच रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो बड़कोट की जनता मुझे चुनाव कभी नहीं हराएगी, कभी नहीं हराएगी। तो अभी 23 जनवरी को चुनाव होना है, तो क्या अंतिम मैसेज आप अपनी जनता को देना चाहते हो? मैं यही देना चाहता हूं कि देखिए, विजयपाल रावत ये चुनाव तो लड़ गया। आज अगर कोई मुझे वोट नहीं डालना चाह रहा है, या कोई वोट नहीं डाल पा रहा है, या मुझे वोट डाल रहा है, ये तीनों व्यक्तियों को मैं एड्रेस करके कहना चाहता हूं कि विजयपाल रावत, आप सबका दिल तो जीत चुका है। मैंने पूरे राजनीतिक चुनाव प्रचार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो। मैं आप सबकी जुबान पे, आपके दिल में उतर चुका हूं। मुझे पार्टी ने टिकट दिया था, मैं एक नेता की तरह चुनाव लड़ चुका हूं। हो सकता है आप ना मेरा मूल्यांकन गरीब और संसाधनों से अभाव के रूप में सोचा हो कि शायद विजयपाल रावत पे पैसा होता तो ये चुनाव जीत जाता। बड़कोट गांव के आज बच्चा बच्चा, हर बुजुर्ग, हर माता कहती है, काश से बड़कोट गांव का होता तो आज ये चुनाव जीत जाता। ये जो भी लोग हैं जो चाहकर भी मुझे वोट नहीं डाल पा रहे, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, जो मुझे वोट डाल रहा हो तो मुझे मालूम है कि मैं चुनाव जीत चुका हूँ उनके सब संसाधनों के बाद। लेकिन जो मुझे वोट नहीं डाल पा रहा है, मैं उसको भी कहना चाहता हूँ कि विजयपाल रावत, आप सबका दिल जीत चुका है, और जिसकी चर्चा होती है उसी का पर्चा होता है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज सारे प्रत्याशियों के चेहरों में तनाव है कि कल परिणाम क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि चुनाव प्रचार के लिए जितनी भी ट्रिक्स अपनाई जाती हैं, चाहे वो भोपू का हो, चाहे ये अपने नाम का गाना बजाना हो, चाहे शराब बांटना हो, मुर्गे खिलाना हो, रुपए बांटना हो, झूठे वादे करना हो, पोस्टर बनाना हो, फ्लैक्स बनाना हो, मिठाई बांटनी हो, जो कुछ भी कर्म कांड राजनीति के चुनाव प्रचार में किया जाता है, उसका सिर्फ एक मकसद होता है कि उस प्रत्याशी की अच्छी छवि बने। और मैं अगर अपनी अच्छी छवि बना चुका हूं तो निस्संदेह मैं ये लड़ाई जीत चुका हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि यहाँ तक के सफ़र में जिस शिद्दत से लोगों का मुझे प्यार मिला है। देखिए, 8 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और छोटा सा ये शहर है, और सबकी बड़ी पृष्ठभूमि है, सब किसी न किसी से कनेक्ट होते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज जो मेरा साथ नहीं दे पाया, कल वो मेरा साथी बनेगा, और आज जो मेरे साथ खड़ा है, कल वो मेरा भाई बनेगा। तो मैं इस सिद्धांत पे चलता हूँ। मैंने हर समाज के आदमी को साथ लेके चलना है। मेरा किसी भी प्रत्याशी को लेके कोई मतभेद नहीं है, किसी प्रत्याशी के कार्यकर्ता से कोई शिकायत नहीं है। मेरे पास कभी ऐसी खबर तक नहीं आई कि किसी प्रत्याशी के कार्यकर्ता ने किसी प्रत्याशी ने मेरे अपशब्द बोले हों, किसी प्रत्याशी के कार्यकर्ता ने मेरे लिए अपशब्द बोले हों, पीठ पीछे भी किसी ने मेरा पोस्टर तक फाड़ा हो। मुझे किसी से शिकायत नहीं है। सब ने मुझे सहयोग किया, सम्मान दिया और मेरी राजनीति को माना है। ये मुझे अपनी सबसे बड़ी जीत दिखाई देती है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ बड़कोट की जनता का कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और बड़कोट गांव, चक्कर गांव, सरुखेत, हेलीपैड, वार्ड नंबर 5, 6, भद्री मोला, जीजीएससी के ऊपर, अस्पताल के ऊपर की कॉलोनी, जंगलात कॉलोनी, वार्ड नंबर 3, 4, हमारा सारा मोहल्ला शिव मंदिर के आसपास का, लक्ष्मण मंदिर के आसपास का, माँ भगवती का थान, जहाँ का मुझे रोज आशीर्वाद लिया। मुझे अपनी मातृशक्ति पे और मेरी युवा शक्ति पे, जो आज पढ़ने लिखने वाला नौजवान, उस पर पूरा भरोसा है कि जिनका मैं दिल जीत चुका हूँ, वो मुझे निराश नहीं करेंगे, चाहे आज ये कितना ही बड़ा ताम झाम लेके आ जाएं। क्योंकि आज अगर विजयपाल रावत हार गया तो मुझे लगता है कि जो उम्मीद
रखता है गरीब लड़का कुछ बनने की, वो चुनाव हारेगा, मैं नहीं हारूंगा। मैं तो शायद इतना अनुभवी राजनीतिक आदमी हूँ, अपना जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर करूंगा ही करूंगा। अगर हार गया, वैसे तो हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जो गांव में आज सपने देख रहा है कि मुझे कल प्रधान बनना है और मेरे खिलाफ एक ए ग्रेड का ठेकेदार गांव का वो चुनाव लड़ेगा प्रधान का, उसको कैसे हराऊंगा, उसके लिए मैं रास्ता तैयार कर चुका हूँ कि विजय पाल की तरह चुनाव लड़ना, विजय पाल राउत की तरह बात करना, धन्ना सेठों को हराया जा सकता है। शराब नहीं पीने वाला जो तबका है उसे साथ लेकर के इनको चुनाव हराया जा सकता है। पढ़े लिखे बच्चों को साथ लेकर के इन शराब पीने वाले लड़कों से चुनाव जीता जा सकता है। तो ये मैसेज में देने में कामयाब रहेगी और यही मैं अपनी सबसे बड़ी जीत मानूंगा। तो धन्यवाद देना चाहूँगा कांग्रेस प्रत्याशी विजय पाल रावत जी का। और दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूं कि आगामी 23 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव में आप अपना मत सोच समझ कर दें और एक ऐसे प्रत्याशी को दें जो आपके सुख और दुख का हमेशा साथी रहे। धन्यवाद।